डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर पीएम मोदी ने दिया जवाब। पीएम मोदी के भाषण के दौरान विपक्ष ने किया हंगामा। हंगामे के बीच पीएम मोदी ने सुनाई देश के तरक्की की कहानी। संसद में कांग्रेस की महिला सांसदों के हंगामे के बाद लोकसभा अध्यक्ष का बयान। कल पीएम के साथ कुछ भी हो सकता था, मैंने पीएम से संसद में न आने का किया था आग्रह। सीएम साई की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ कैबिनेट बैठक में लिए गए 9 बड़े फैसले। प्रदेश में नारकोटिक्स टास्क फोर्स और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप का गठन। फ्लाइट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन से युवाओं को मिलेगा रोजगार और नवा रायपुर में बहुमंजिला कार्यालय भवन के निर्माण को मिली मंजूरी। 7 फरवरी को अमित शाह करेंगे छत्तीसगढ़ दौरा। रायपुर में नक्सलवाद मुद्दे पर करेंगे हाई लेवल बैठक। सीएम साय और गृह मंत्री विजय शर्मा भी बैठक में होंगे शामिल। डीजीपी, आईजी समेत सभी वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में रहेंगे मौजूद। धनबाद में मना जेएमएम का 54वां स्थापना दिवस। बतौर मुख्य अतिथि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जेएमएम का झंडा फहराया। सीएम ने स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में कार्यों का किया उल्लेख। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। आज पीएम मोदी ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब दिया। इस दौरान विपक्ष में जमकर हंगामा किया। विपक्ष के नारेबाजी के बीच पीएम मोदी ने अपना भाषण दिया। पीएम मोदी ने कहा, भारत आज तेज गति से विकास कर रहा है। पीएम मोदी ने भारत की तरक्की का जिक्र करते हुए कहा कि नए वर्ल्ड ऑर्डर का झुकाव भारत की ओर है। भारत ने कई बड़े देशों के साथ ट्रेड डील की है। युवा आबादी वाला देश है, ये अपने आप में एक बहुत अच्छा सुयोग है। आदरणीय सभापति जी, दूसरी तरफ मैं देख रहा हूं जिस प्रकार से विश्व का भारत के प्रति आकर्षण बढ़ा है और उसमें भी विश्व भारत की टैलेंट का महात्म्य समझ रहा है। हमारे पास आज दुनिया का बहुत ही महत्वपूर्ण टैलेंट पूल है, युवा टैलेंट पूल है, जिसके पास सपने भी हैं, संकल्प भी है, सामर्थ्य भी है। और इसलिए ये दूसरा सुयोग है। शक्ति का आशीर्वाद हमारे साथ है। आदरणीय सभापति जी, भारत आज विश्व में जो चुनौतियां पैदा हो रही है, उन चुनौतियों का समाधान देने वाला एक देश आशा की किरण बना हुआ है और हम समाधान दे रहे हैं। संसद का बजट सत्र सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जंग का मैदान बन गया है, जहां जुबानी वार पलटवार की जगह हाथापाई की स्थिति बन गई है। अब बात संसद में प्रधानमंत्री की सुरक्षा तक आ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 फरवरी को शाम 5 बजे लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देने वाले थे। हंगामे के कारण ऐसा नहीं हो सका और पीएम के जवाब के बिना ही लोकसभा से धन्यवाद प्रस्ताव ध्वनिमत से पारित हो गया है। धन्यवाद प्रस्ताव पारित होने के बाद सदन में स्पीकर ओम बिरला ने ये जानकारी दी है कि 4 फरवरी को प्रधानमंत्री से उन्होंने ही सदन में न आने का आग्रह किया था। स्पीकर ने 3 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर चेयर से कहा कि कल लोकसभा के चैम्बर में इस सदन के कुछ सदस्यों ने जिस तरह का व्यवहार किया, जिस तरह के दृश्यों का सृजन किया,
वैसा इस सदन के इतिहास में आज तक कभी नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि हमारी संसदीय प्रणाली में सदन के सभापति का गरिमामय स्थान हमारे संविधान ने ही सुनिश्चित किया है। स्पीकर ने कहा कि राजनीतिक मतभेदों को सदन के कार्यालय तक कभी नहीं लाया गया, यही इतिहास रहा है। उन्होंने कहा कि प्रतिपक्ष के सदस्यों ने जो व्यवहार अध्यक्ष के कार्यालय में किया वह हमारी संसदीय परंपराओं के लिए उचित नहीं था। स्पीकर ने कहा कि वह एक काले धब्बे की तरह था। हम सभी को सदन सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसके बाद जब सदन के नेता को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देना था, मेरे पास ऐसी पुख्ता जानकारी आई कि कांग्रेस पार्टी के कुछ सदस्य प्रधानमंत्री के आसन पर पहुंचकर कोई भी अप्रत्याशित घटना कर सकते हैं। स्पीकर ने आगे कहा कि ये दृश्य मैंने सदन में देखा भी है। अगर ये घटना हो जाती तो ये आलोकप्रिय दृश्य देश की लोकतांत्रिक परंपराओं को तार तार कर देता। इसको टालने के लिए मैंने प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि उन्हें सदन में नहीं आना चाहिए। उन्होंने कहा कि सदन का सभापति होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती थी कि सदन की उच्च परंपराओं गरिमाओं को अक्षुण्ण बनाए रखें। स्पीकर ने कहा कि सदन के नेता सदन में ना बोले, ये सभा के लिए किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। सदन के नेता ने मेरे आग्रह को मानकर सदन को अप्रिय दृश्य से बचाया। उन्होंने अपना सुझाव मानने के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया और विपक्ष को दो टूक कहा कि आप पोस्टर पैम्फलेट लेकर आएंगे तो सदन नहीं चलेगा, आज भी नहीं चलेगा, कल भी नहीं चलेगा। स्पीकर ने नसीहत दी कि सदन की गरिमा परंपरा को रखो, तब सदन चलेगा। कल की घटना देश ने देखी है, किस तरह से महिला सदस्य वहां तक पहुंची हैं, ये उचित नहीं था। स्पीकर ने कहा कि यह सदन की गरिमा के अनुकूल भी नहीं था। कल इस सम्मानीय सदन के कुछ सदस्यों ने लोकसभा चेंबर में जिस प्रकार का व्यवहार किया, ऐसे दृश्यों का सृजन किया, वो लोकसभा की शुरुआत से लेकर आज तक कभी नहीं हुई। प्रतिपक्ष के सदस्यों ने जो व्यवहार अध्यक्ष के कार्यालय में किया वो हमारी संसदीय परंपराओं के लिए न उचित था, और तो मैं कहूँगा कि वो एक ब्लैक स्पॉट की तरह था। हम सबको सदन सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करना चाहिए। इसके बाद जब सदन के नेता को सम्मानीय महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देना था, तो मेरे पास पुख्ता ऐसी जानकारी आई कि कांग्रेस पार्टी के कई सदस्य माननीय प्रधानमंत्री जी के आसन पर पहुंचकर कोई भी अप्रत्याशित घटना कर सकते थे। ये दृश्य मैंने सदन में देखा भी सही। अगर ये घटना हो जाती तो ये अत्यंत अप्रिय दृश्य देश के लोकतांत्रिक परंपराओं को तार तार कर देता। इसको टालने के लिए मैंने माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि उन्हें सदन में नहीं आना चाहिए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें प्रदेश के विकास और सुरक्षा से जुड़े 9 बड़े निर्णय लिए गए। उप मुख्यमंत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि 10 जिलों में जिला स्तरीय नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा और प्रदेश में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप भी स्थापित किया जाएगा। कैबिनेट ने युवाओं के रोजगार को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में फ्लाइट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की मंजूरी दी। इसके अलावा 35 आवासीय कॉलोनियों में खुले स्थानों को नगर निगम और नगर पालिकाओं को सौंपने का निर्णय लिया गया और नवा रायपुर में शासकीय विभागों और निगम मंडलों के कार्यालयों के लिए बहुमंजिला भवन निर्माण की स्वीकृति दी गई। सिरपुर और अरपा क्षेत्र में विकास कार्यों की गति बढ़ाने के लिए भूमि आवंटन का अधिकार कलेक्टर को दिया गया है। इसके साथ ही कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ क्लाउड फर्स्ट नीति को लागू करने और मोबाइल टावर योजना का विस्तार करने की मंजूरी भी प्रदान की। इन निर्णयों से प्रदेश के विकास, सुरक्षा और युवाओं के रोजगार में बड़ा सुधार आने की उम्मीद है। कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय आज लिए गए हैं, जिनमें से मादक पदार्थों के रोकथाम की दिशा में एक बहुत बड़ा निर्णय लेते हुए प्रदेश के 10 जिलों में जिला स्तरीय एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के गठन हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 के
मुख्य बजट में प्रावधानित 100 नवीन पदों की स्वीकृति प्रदान की गई, जिसमें रायपुर, महासमुंद, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर, सरगुजा, कबीरधाम, जसपुर, राजनांदगांव एवं कोरबा जिला शामिल है। 7 फरवरी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ का दौरा करेंगे। इस दौरान वे नक्सलवाद को लेकर हाई लेवल बैठक करेंगे, जिसमें प्रदेश की सुरक्षा और विकास से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। बैठक में 31 मार्च तक निर्धारित डेडलाइन पर भी विचार होगा। बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और गृह मंत्री विजय शर्मा के अलावा प्रदेश के डीजीपी, आईजी और तमाम वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। बैठक का मुख्य फोकस नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा और प्रशासनिक गतिविधियों की समीक्षा पर होगा। अमित शाह छत्तीसगढ़ के बस्तर में आयोजित पंडुम कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। इस कार्यक्रम के माध्यम से वे स्थानीय विकास योजनाओं और सामाजिक पहलुओं पर चर्चा करेंगे और अधिकारियों के साथ रणनीति तय करेंगे। राज्य ऋण संगोष्ठी एवं राज्य फोकस पेपर 2026-27 के विमोचन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी शामिल हुए। यहां सीएम योगी आदित्यनाथ लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि नाबार्ड ने यहां जो एफपीओ को सम्मानित करवाया, जिन्होंने अच्छा कार्य किया, ये अच्छी पहल है। यहां उनकी सक्सेस स्टोरी भी दिखाई जानी चाहिए थी, जिससे अन्य लोग भी उनसे प्रभावित होते। उनकी सक्सेस स्टोरीज पर इस पूरी कहानी को नई गति दे सकता था। कसिया मिल्क प्रोड्यूसर दिव्यांगजनों द्वारा मिल्क कलेक्शन का प्रोड्यूसर है ग्रामीण क्षेत्र का। अगर मंच पर उनकी स्टोरी के लिए दिव्यांगजन को प्लेटफॉर्म मिले तो जितने भी उस क्षेत्र के योद्धा हैं, उन्हें जितना हम प्रोत्साहित करें तो एक अच्छी प्रोग्रेस हम कर सकते हैं। मुझे अच्छा लगा नाबार्ड ने अभी यहां मंच पर उन एफपीओस को जिन्होंने अच्छा कार्य किया उन्हें सम्मानित करवाया, उन पैक्स को, उन कोऑपरेटिव बैंक्स को जिन्होंने अपना अच्छा व्यवसाय किया है, उन सभी को यहां पे सम्मानित करवाया है। एक अच्छी पहल है और अच्छा होता कि उनको 1-2 मिनट उनके भाषण यहां पर उनकी सक्सेस स्टोरी पर भी होने चाहिए थे, जिससे अन्य लोग भी उस दिशा में कार्य करते हुए, क्योंकि उनके जीवन की सक्सेस स्टोरी इस पूरी कहानी को एक नई गति दे सकता है, एक नई ऊंचाई दे सकता है। उन्होंने जमीनी धरातल पर, आपने देखा होगा, कसिया मिल्क प्रोड्यूसर दिव्यांग जनों का मिल्क कलेक्शन का एक प्रोड्यूसर है ग्रामीण क्षेत्र में। अलग विषय है कि कसिया हमारे कृषि मंत्री जी का क्षेत्र रहा है, वो भी उनको नहीं पहचान पा रहे थे। मैंने कहा ये आपके क्षेत्र का, मैं वही परिचय करा रहा था। अगर मंच पर उनको उनकी सक्सेस स्टोरी के लिए कि दिव्यांग जनों को थोड़ा सा प्लेटफॉर्म मिले, हमारे अन्नदाता किसानों को, प्रगतिशील किसानों को, एमएसएमई सेक्टर में कार्य करने वाले कारीगर और हस्तशिल्पियों को, सहकारिता के प्रति रुचि रखने वाले हमारे जितने भी उस क्षेत्र के योद्धा हैं, इनको थोड़ा भी हम प्रोत्साहित करें तो एक अच्छी प्रोग्रेस हम कर सकते हैं। धनबाद में झारखंड मुक्ति मोर्चा का 54वां स्थापना दिवस मनाया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे थे। इस कार्यक्रम में झारखंड सरकार में मंत्री सुदीप कुमार, योगेंद्र प्रसाद महतो और हफीजुल अंसारी ने भी शिरकत की। उनके साथ साथ टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो, चंदन कियारी, विधायक उमाकांत रजक भी शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री द्वारा झामुमो के झंडे को फहराकर हुई। झारखंड मुक्ति मोर्चा के बोकारो और धनबाद जिले के तमाम कार्यकर्ता भारी संख्या में धनबाद के गोल्फ ग्राउंड में पहुंचे थे। हेमंत सोरेन और सभी झारखंड सरकार के मंत्री जो वहां मौजूद थे, सभी ने अपने संबोधन में झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक और स्वर्गीय शिबू सोरेन के झारखंड बनने में किए गए योगदान को याद किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सरकार द्वारा की जा रही स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में कार्यों का उल्लेख किया और ये भी कहा कि हमें बेहतर झारखंड के लिए अभी और लड़ाई लड़नी है। और उन्होंने लोगों से अपील की कि इस निकाय चुनाव में और आने वाले पंचायत चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा समर्थित उम्मीदवारों को जिताएं। उन्हीं का बलिदान, उन्हीं का समर्पण
आज हमें अलग पहचान देता है। आज हम गर्व से अपने आप को एक झारखंडी कहते हुए गर्व महसूस करते हैं। और तो और हम लोग यहाँ मूलवासी आदिवासी जो लोग हैं वो तो गर्व महसूस करते ही, आए बगाए बाहर से भी जो लोग यहाँ आए हैं वो भी आज अपने को झारखंडी कहने से नहीं गुरेज। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बजट को लेकर विपक्ष पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने न बजट पढ़ा न समझा, सिर्फ विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं। राहुल गांधी और अखिलेश यादव समेत इंडिया गठबंधन को उन्होंने मुद्दा विहीन और तुष्टीकरण की राजनीति करने वाला बताया। अगर विपक्ष के लोग बजट पढ़ लेते, समझ लेते तो हमारी वित्त मंत्री और देश के प्रधानमंत्री का स्वागत करते, लेकिन इन्हें विरोध के अलावा कुछ आता ही नहीं है। विपक्ष पूरी तरह मुद्दा विहीन है। राहुल गांधी हो या अखिलेश यादव, इंडिया गठबंधन के पास देश के विकास को लेकर कोई विजन नहीं है। ये बजट विकसित भारत बनाने वाला बजट है और इसका विरोध करना निरर्थक है। जब ये सत्ता में थे तब विकास का मतलब सिर्फ भ्रष्टाचार होता था। खुद इनके नेता सदन में कहते थे कि दिल्ली से 1 रुपया भेजते थे तो 15 पैसे ही पहुंचते थे। आज हमारे प्रधानमंत्री गर्व से कहते हैं चाहे 1 जाए या 1 लाख, पूरा पैसा सीधे खाते में जाता है। कांग्रेस और समाजवादी सरकारों में टैक्स सिस्टम बेहद घटिया था। जो टैक्स देते थे वो खौफ में रहते थे। आज बजट के जरिए टैक्स व्यवस्था को सरल किया गया है, जिससे लोगों का भरोसा बढ़ा है। ईमानदारी से टैक्स देने वालों का सम्मान बढ़ा है। ये बजट आश्वासन वाला है, अवसर देने वाला बजट है, खासकर युवाओं के लिए। अखिलेश यादव के एक्स पोस्ट पर सवाल किया था कि ये जो अमेरिका से डील हुई है, ये डील नई ढील हुई है, हमारा पूरा बाजार उनके हाथ में दे दिया। इस पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव सांसद रह चुके हैं, मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, पहले बजट का अध्ययन करें। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कन्नौज में जनसभा को संबोधित किया। मंच से संबोधित करते हुए नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा है, सरकार लगातार पिछड़े दलितों को परेशान कर रही है। एसआईआर के नाम से लोगों को परेशान किया जा रहा है। कोर्ट ने चंद लोगों के आंदोलन से यूजीसी कानून पर रोक लगा दी। जल्द हम सब 85% दलित पिछड़े जंतर मंतर दिल्ली पर जाकर आंदोलन करेंगे। हम अपने बच्चों को मरने नहीं देंगे। यूजीसी कानून लागू होकर रहेगा। बोकारो जिले के गोमिया प्रखंड में बड़की पुन्नू गांव में अहले सुबह हाथियों का तांडव देखने को मिला। हाथियों ने घर में सो रहे 3 लोगों को बाहर खींच कुचल कर मार डाला। मृतकों में 2 महिला और 1 पुरुष है। वहीं एक महिला घायल है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। वहीं लगातार हो रही मौत की घटना को लेकर विभाग के प्रति ग्रामीणों में भारी आक्रोश है और बचाव के लिए संसाधनों की मांग हो रही है। हैदराबाद आयोजित देश के प्रतिष्ठित एविएशन इवेंट विंग्स इंडिया 2026 में उत्तराखंड को बेस्ट स्टेट फॉर प्रमोशन ऑफ एविएशन एंड इकोसिस्टम के प्रतिष्ठित राष्ट्रीय सम्मान से नवाजा गया। सीईओ नागरिक उड्डयन आशीष चौहान ने बताया कि ये सम्मान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दूरदर्शी नेतृत्व और राज्य सरकार की प्रभावी एविएशन नीतियों का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में हवाई कनेक्टिविटी के विस्तार के साथ साथ 4 धाम यात्रा को सुरक्षित, सुगम और व्यवस्थित बनाने में एविएशन सेक्टर का प्रभावी उपयोग किया है। श्री दरबार साहिब में सिक्योरिटी सर्विस दल के सेवकों की यूनिफॉर्म में महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। अब सेवक पीले और गहरे नीले रंग की 2 अलग-अलग यूनिफॉर्म में सेवा देंगे। हर सेवक हफ्ते में 2 दिन बारी-बारी से ये यूनिफॉर्म पहनेंगे ताकि सेवक का अनुशासन और पहचान स्पष्ट बना रहे। नई यूनिफॉर्म में अगर कपड़ा पीला है तो पगड़ी नीली होगी और अगर कपड़ा नीला है तो पगड़ी पीली होगी। यूनिफॉर्म के दोनों कंधों पर खंडा अंकित है, जबकि छाती पर श्री दरबार साहिब श्री अमृतसर लिखा हुआ है। उत्तराखंड के बागेश्वर जनपद के कपकोट ब्लॉक के ऐतिहासिक केदारेश्वर मैदान में 5 फरवरी से 9 फरवरी 2026 तक राष्ट्रीय पैराग्लाइडिंग एक्यूरेसी प्रतियोगिता का आयोजन होने जा रहा है। बागेश्वर जिले में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने वाली इस प्रतियोगिता में देश भर के अनुभवी पैराग्लाइडर और सेना के पायलट हिस्सा लेंगे। कपकोट के जालेक में
जालेक से केदारेश्वर मैदान तक उड़ान और सटीक लैंडिंग इस प्रतियोगिता का मुख्य आकर्षण होगी। प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार 1 लाख, द्वितीय 50,000 और तृतीय 30,000 रुपये रखा गया है। देवभूमि उत्तराखंड ने साहसिक पर्यटन के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए पर्वतारोहण को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने की दिशा में बड़ा फैसला किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद या UTBD ने वन विभाग के समन्वय से गढ़वाल और कुमाऊं हिमालय क्षेत्र की 83 प्रमुख पर्वत चोटियों को पर्वतारोहण अभियानों के लिए पूरी तरह खोल दिया है। यह निर्णय उत्तराखंड को वैश्विक पर्वतारोहण मानचित्र पर एक सशक्त और आकर्षक गंतव्य के रूप में स्थापित करेगा। पर्यटन सचिव धीराज गब्रियाल ने कहा कि हिमालय हमारी पहचान, हमारी विरासत और हमारी शक्ति है। 83 प्रमुख पर्वत चोटियों को पर्वतारोहण के लिए खोलना राज्य के साहसिक पर्यटन को वैश्विक पहचान दिलाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। हमारा उद्देश्य है कि युवा पर्वतारोहण जैसे साहसिक क्षेत्रों में आगे आएं, स्थानीय लोगों को रोजगार मिले और पर्यावरण संरक्षण के साथ संतुलित विकास सुनिश्चित हो। राज्य सरकार सुरक्षित, जिम्मेदार और सतत पर्वतारोहण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य भारतीय युवाओं को पर्वतारोहण के लिए प्रोत्साहित करना, साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देना और सीमावर्ती व दूर दराज क्षेत्रों की स्थानीय अर्थव्यवस्था को सशक्त करना है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।